नमस्कार। आइए आज हम बीए भाग प्रथम के वीडियो प्रारंभ करते हैं। पाठ्यक्रम को जानते हैं जो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के अंतर्गत आता है। हम इसके प्रथम प्रश्न पत्र के सिलेबस के आधार पर अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, जो ये पहला प्रश्न पत्र है उसके अंदर हमारा आधुनिक काल आता है, किंतु उसकी 5वीं इकाई के अंदर आपका प्रमुख है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका काल विभाजन और नामकरण। यह 5वीं इकाई का अंश है जिसे हमें जानना होगा। तो हम सर्वप्रथम यही प्रारंभ करते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है ना, और इतिहास कब से लिखना प्रारंभ हुआ, इतिहास किस प्रकार से लिखे जाते हैं, और उनका हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया गया तथा उसका नामकरण किया गया, उसमें किन विद्वानों का प्रमुख रूप से योगदान रहा, इसे हम जानने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। यूँ तो साहित्य शब्द बहुत ही व्यापक शब्द है, किंतु इस साहित्य शब्द को देखें तो इसमें साहित्य, सबका हित जिसमें जुड़ा होता है वह साहित्य कहलाता है। किंतु प्रमुख जो हमारा ये प्रसंग है, हम किस साहित्य शब्द के अंदर ले रहे हैं, उसका अर्थ जो है वह लिखित और अलिखित रचनाओं को ही प्रमुखता से लेते हैं, जिनके अंदर मुख्य रूप से भाव प्रधान और रागात्मिका वृत्ति, यानी मनुष्य की जो सौंदर्यमयी या जो सृष्टि को देखने की दृष्टि है, उसे किन वृत्तियों के रूप में वो जुड़ी हुई है, वो हमें देखना है। इसके अंतर्गत गद्य और पद्य में रचित वे संपूर्ण कृतियाँ सम्मिलित हो जाती हैं, जिन्हें काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, समीक्षा और साहित्य के नाम से प्रचलित अनेक प्रकार की प्राचीन और नवीन विधाओं के आकार प्रकार से जाना जाता है। उन समस्त विधाओं में रचित जो साहित्य है वो एक विशेष प्रकार के ऐतिहासिक क्रम में विवेचित हुआ है, और इसी विवेचन को हिंदी साहित्य का इतिहास कहते हैं। या हम कहें हिंदी साहित्य का नहीं, केवल साहित्य का इतिहास हम कहेंगे। हिंदी साहित्य तो तब जब हिंदी साहित्य का इतिहास होगा। तो यह जो इतिहास है, इसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक युग में जितनी भी कलाकृतियाँ और समीक्षात्मक ग्रंथ लिखे गए हैं, उन सभी पर एक प्रवृत्ति मूलक विचार किया जाता है, जिसकी पृष्ठभूमि में साहित्यिक कृतियों का सृजन होता है। यह हमें जानना है। इस सामग्री का जो काल विभाजन है, काल विभाजन से मतलब समय निर्धारण कि कितने समय तक हमें प्राचीन प्रवृत्तियाँ साहित्य में दिखाई दी, कितने में हमें मध्यकालीन प्रवृत्तियाँ, और कितने में कब से हमारी आधुनिक प्रवृत्तियाँ प्रारंभ हुई। तो ये जो है काल निर्धारण है, और यह जो है हमको पृथक पृथक नाम विद्वानों ने इसको दिए हैं, और इससे स्पष्ट हो जाता है कि किसी काल विशेष में किस प्रकार की रचनाओं की प्रधानता रही और उसके प्रमुख साहित्यकार कौन कौन हैं। यह हमें इस काल विभाजन के अंतर्गत अध्ययन करना है। तो देखिए, काल विभाजन की परंपरा का श्री गणेश यद्यपि हिंदी साहित्य में मध्यकाल से हुआ, लेकिन इतिहास लेखन की जो परंपरा है वो हमें व्यवस्थित रूप में आधुनिक काल में ही मिलती है। और इसके अंदर जब ये हम इतिहास लेखन लिखते हैं तो देखिए, 2 चीज़ें काम आती है। एक तो इतिहास के अंदर मतलब जिस साहित्य के अंदर कहाँ अंदर के कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अंतः साक्ष्य है, और कुछ ऐसी चीज़ें जो बाह्य साक्ष्य के रूप में हमें दिखाई देती है। हिंदी साहित्य के इतिहास का एक ढांचा किस प्रकार से खड़ा हुआ, यह हमें देखना होगा। देखिए, ये मध्यकाल से हमारा इतिहास लेखन प्रारंभ हो गया था। भक्तों और संत कवियों के संबद्ध आधारभूत ग्रंथों में 84 वैष्णव, 200 वैष्णव, 52 वैष्णवों की वार्ता तथा भक्तमाल, गुरु ग्रंथ साहेब, गोसाई चरित्र, भक्त नामावली
और संत वाणी संग्रह, ऐसे कुछ मध्यकालीन काव्य दिखे हमें, जिनके अंदर एक प्रकार से प्रारंभ से हिंदी के कौन कौन संत आए जिनको उन्होंने उसके अंदर जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन ये व्यवस्थित बिल्कुल भी नहीं था जिसके अंदर हम जान सके कि ये हमारा इतिहास है। पर हाँ, साक्ष्य हमें मिल गए, इन ग्रंथों के अंदर साक्ष्य हिंदी साहित्य के अंदर पकड़े जा सके और उनके आधार पर हिंदी साहित्य का लेखन किया गया। तो इतिहास लेखन में जो बाह्य सामग्री है वह भी प्रमुख रूप से कई विद्वानों ने एकत्रित की, जिसके अंदर राजा महाराजाओं के द्वारा भी साहित्य का जो संरक्षण किया गया वह हमें बार बार कई रूपों के अंदर मिलता है, जो दिखाई देने लगा। तो एक प्रकार से देखें कि हम जो हिंदी साहित्य का अक्षय भंडार है, कोई कमी हिंदी साहित्य के अंदर बहुत ज़्यादा लिखा हुआ था, लेकिन उसको व्यवस्थित करना बहुत ही कठिन हो गया था। तो भंडार जो है उसके अंदर असंख्य ग्रंथ रत्नों का हमें बाहुल्य दिखाई देता है, और उसे व्यवस्थित करने के लिए हमारे पास इसको इतिहास रचने का जो प्रमुख रूप हमें वो 19वीं शताब्दी से मिला। तात्विक दृष्टि से देखें तो काल अखंड, अनंत और असीम होता है, उसे किसी समय के अंदर बांधा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी हमें तो इस लंबी यात्रा को काल विभाजन के अंदर पड़ाव के रूप में बांधना ही था कि किस प्रकार से आधुनिक काल हुआ, किस प्रकार से मध्यकाल रहा, किस प्रकार से जो है प्राचीन काल अपने कवियों को किस प्रकार प्राचीन काल में किसी एक धारा के अंदर बंधे रहे। तो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक जो इतिहास लेखक है और जिनको हम काल विभाजन के रूप में देखते हैं, वो पहले लेखक के रूप में हमें गार्सा द तासी, जो फ्रांसीसी लेखक थे, उन्होंने इस मामले में बहुत ही अद्भुत कार्य किया। किंतु वह काल विभाजन जो था वह वैज्ञानिक दृष्टि से पूर्ण रूप से हमें प्रभावी न हो सका और सबको एक प्रामाणिकता नहीं दे सका। उसके पश्चात शिव सिंह सेंगर ने अपने शिव सरोज नामक पुस्तक लिखी और उसको वह भी इस कार्य को थोड़ा आगे बढ़ाया और इतिहास लेखन और काल विभाजन उन्होंने भी किया, किंतु वह भी प्रामाणिक नहीं होने के कारण इसका जो प्रभाव था वो नगण्य ही रहा। तत्पश्चात हमें डॉक्टर ग्रियर्सन के इतिहास लेखन का कार्य मिला, जिन्होंने इस कार्य को समझा, है ना, इतिहास लेखन की महत्ता को समझा और उससे उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को विभिन्न कालों में विभक्त किया, जो हम देखते हैं। देखो, पहला काल इन्होंने बताया चारण काल, जिसका समय इन्होंने 700 से 1300 ईस्वी दिया। दूसरा जो काल है वह 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण के रूप में दिया, है ना। 1300 के बाद में 1300 से लेकर 15 तक जो उन्होंने दिया वह पुनर्जागरण काल था। और इसके पश्चात इन्होंने जायसी की प्रेम वाली कविता लिखी, सूफी वाली कविता जो है। फिर चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, फिर मुगल दरबार, फिर तुलसीदास, फिर रीति काव्य और तुलसीदास के परवर्ती अन्य कवि 18 शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और फिर 11 विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। क्योंकि ये वे तब तक ही रहे और जब तक का उन्होंने इसके अंदर पूरी तरह से भला। लेकिन इस काल विभाजन को भी हम वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित रूप से नहीं मान्यता मिली, क्योंकि इसमें कोई वैज्ञानिक, इसमें कुछ भी ऐसे प्रामाणिक साक्ष्य नहीं थे जिसके आधार पर इसे एक अच्छा इतिहास कह सकते हैं। और इस इतिहास में अभिष्ट क्रमबद्धता जो है वह और संतुलन का अभाव पर्याप्त दिखाई देता है। और ग्रियर्सन के पश्चात मिश्र बंधुओं ने अपने सुप्रसिद्ध संदर्भ ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा। और हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वह इनका विभिन्न कालों में विभक्त हुआ। इसमें प्रारंभिक काल लिखा इन्होंने। सबसे पहला काल जो है प्रारंभिक काल, इसके 2 भाग किए। पूर्व प्रारंभिक काल जिसमें 700 से 1343 और उत्तर आरंभिक काल जिसका 1344 से 1444 विक्रमी तक।
ठीक है, ये पहला है। दूसरा, इन्होंने मध्यकाल लिखा और इस मध्यकाल में पूर्व मध्यकाल 1445 से 1560, फिर प्रौढ़ मध्यकाल, यानी मध्यकाल जो है कविता प्रौढ़ हो गई जिसके अंदर 1561 से 1680 विक्रमी तक का है। और तीसरा जो इन्होंने काल लिखा है अलंकृत काल, जिसमें पहले का पूर्व अलंकृत 1681 से 1790 और उत्तर अलंकृत में 1791 से 1889 तक विक्रमी तक, है ना। फिर इन्होंने दिया है परिवर्तन काल, जो हम पुरानी प्रवृत्तियों से एक आधुनिक उसके अंदर आए थे, वो परिवर्तन काल इन्होंने दिया है 1890 से 1925 विक्रमी तक का। और वर्तमान काल इन्होंने 1926 से आज तक का माना है। इस प्रकार से इन्होंने एक रूपरेखा तय की। कहने के लिए जो है मिश्र बंधुओं का काल विभाजन ग्रियर्सन की अपेक्षा अधिक सही प्रतीत होता है, लेकिन विसंगतियां तो इसमें भी थी। उनके कारण प्रस्तावित नामकरण जो था वो वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं मिलता, क्योंकि इन्होंने काल के रूप में बांटा है, उसकी प्रवृत्तियों को पूरी आधार नहीं दिया। जिस काल में जो प्रवृत्तियां प्रमुख रूप से मिलती थी उसका ही नामकरण किया जाता है, तो इनके काल में हमें वो नहीं दिखाई देता। अब हम मुख्य रूप से जो काल विभाजन का एक प्रमुख चरण है उसका अध्ययन करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को काल विभाजन करने की दिशा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो मत है वो सबसे ज़्यादा वजनदार और वैज्ञानिक है। उन्होंने साहित्य को जनता की संचित चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब माना है ना, अर्थात उनकी जो चित्तवृत्तियाँ थी वो उन्होंने काव्य में अभिव्यक्त की, और यह उसका प्रतिबिंब है जो इस प्रकार है। देखिए, पहला उन्होंने दिया आदिकाल, जिसका उन्होंने नाम दिया वीरगाथा काल, तो वह है 1050 से 1375 संवत तक का, विक्रमी संवत तक का है। और दूसरा इन्होंने दिया है पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल, जो 1375 से 1700 ईस्वी तक का। तीसरा उत्तर मध्यकाल रीतिकाल जो है 1700 से 1900 तक का है। और चौथा इन्होंने आधुनिक काल दिया है, अर्थात गद्यकाल जो है वह 1900 तक से अब तक का है। अब देखिए, इन्होंने आदिकाल दिया और उसका नाम दिया वीरगाथा काल, क्योंकि उस काल में शायद राजाओं का काल था, सामंतवाद था और युद्ध हुआ करते थे, और कविता में भी ज़्यादातर वीर रस का ही वर्णन मिलता है, इसीलिए उन्होंने इसका नाम वीरगाथा काल दिया। और पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल जो है उसमें भक्ति की प्रवृत्ति सर्वाधिक दिखाई देती है। भक्ति ही प्रमुख संत काव्य और भक्ति काव्य हुए ना, तुलसीदास, सूरदास आदि, तो उन्होंने इसका नाम भक्ति काल दिया, जो एक तरह से मान्य भी है। उन्होंने प्रवृत्ति को प्रमुख रखा। तीसरा इन्होंने रीतिकाल नाम दिया, देखिए उत्तर मध्यकाल के रूप में। तो रीतिकाल के अंदर जो है रीति एक परंपरा प्रमुख रूप से कविता के अंदर रही, इसीलिए इन्होंने इसका नाम रीतिकाल दिया। और आधुनिक काल जो है गद्य काल के रूप में इन्होंने दिया, क्योंकि आधुनिक काल में कविता के साथ साथ अर्थात पद्य के साथ साथ गद्य में भी सर्वाधिक लेखन हुआ, जिसमें कहानी, नाटक, उपन्यास ये सब लेखन हुआ। इसीलिए इस काल को इन्होंने जो है आधुनिक काल का नाम दिया। देखिए, हम ये माना जाता है कि हालांकि वीरगाथा काल में भी कई अपवाद है कि वीरगाथा काल नाम दिया, किसी ने आदिकाल नाम दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी का आदिकाल ज़्यादा प्रचलित हुआ नाम, है ना। तो ये जो आदिकाल है वह इन्होंने दिया, और उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी का ज़्यादा मान्य हुआ, क्योंकि इन्होंने उस काल को, लोगों ने कहा कि वीर गाथा ही नहीं, श्रृंगारिक प्रवृत्तियाँ भी इसमें प्रमुख थी, और श्रृंगारिक ही नहीं, नाथ और योगी पंथ जो थे उनका वैराग्य साहित्य भी उसके अंदर मिलता है। तो इस प्रकार से अनेकानेक विवाद उस समय आए, लेकिन वो ज़्यादा मान्य नहीं रहे। फिर भी इन्होंने इसका नाम वीर गाथा काल के रूप में नाम दिया। और आगे भी रीतिकाल के अंदर भी नाम आए, जैसे अलंकृत काल नाम आया, है ना। तो वह अलंकृत काल नाम आने के कारण इन्होंने उसको भी माना। मैं पहले वाले आदिकाल के अंदर देखे, जैसे रामकुमार वर्मा ने इसको चारण काल नाम दिया, राहुल संस्कृत्य ने इनको सिद्ध सामंत नाम दिया, है ना। तो ये नाम ज़्यादा चले नहीं, क्योंकि इनके मतों को खंडन विद्वानों ने किया और उन्होंने इस तरीके के नाम को मान्यता नहीं दी।
लेकिन भक्ति काल एक ऐसा काल रहा जिसके अंदर कभी विवाद रहा ही नहीं, क्योंकि भक्ति काल की ही कविता सर्वाधिक इस काल में प्राप्त होती है। अतः भक्ति काल ही रहा। और रीति काल के अंदर श्रृंगारिकता प्रमुख होने के कारण विद्वानों ने इसे श्रृंगार काल भी कहा, और इन्होंने कला काल नाम भी इसका नाम रखा गया। विश्वनाथ प्रसाद ने कला काल नाम दिया। तो इस प्रकार से इसके काल रखे। तो आधुनिक काल को स्वयं रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल नाम दिया, क्योंकि इसमें सर्वाधिक गद्य में रचना होने लगी। पद्य की तो है ही, लेकिन गद्य की रचनाएं इस काल में सर्वाधिक हुई। अब हमें अगला जो अध्ययन करना है वो है आधुनिक काल के विविध सोपानों का, विविध चरणों का। आधुनिक काल जो है 1900 से आज तक विविध चरणों के अंदर व्यक्त हुआ। यह हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।